नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। जब भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर आबादी या राजनीति की बातें आती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है? आज हम आंकड़ों के जरिए देखेंगे कि ये आर्थिक शक्ति असल में आती कहां से है और राज्य के अंदर ये कैसे बटी हुई है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं और ये नंबर आपको चौंका देगा। 25.6 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का साइज 2023-24 में। अब सोचिए, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई छोटे देशों की कुल जीडीपी भी इसके सामने कुछ नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये इतनी विशाल संपत्ति आ कहां से रही है? और यहीं से ये पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। भाई, ये जो दौलत है, क्या ये पूरे राज्य में बराबर फैली हुई है या फिर कुछ खास इलाकों में ही सिमट कर रह गई है? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए उत्तर प्रदेश को इसके 4 आधिकारिक आर्थिक क्षेत्रों में बांटकर देखते हैं: पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि असल में आर्थिक शक्ति का पड़ला किस तरफ झुका हुआ है। अब ये चार्ट देखिए, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बयां कर देता है। जो वेस्टर्न रीजन है, ये अकेला ही राज्य के लगभग आधी, मतलब सोचिए करीब 48.5% जीडीपी देता है। और बाकी ईस्टर्न रीजन 27.6%, सेंट्रल रीजन 18.6% और बुंदेलखंड तो बस 5.3% पर है। कितना बड़ा फर्क है! इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो पश्चिमी क्षेत्र की इकोनॉमी अकेले ही बाकी तीनों क्षेत्रों यानी पूर्वी, केंद्रीय और बुंदेलखंड को मिला दें तो भी उनसे बड़ी है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो दिखाता है कि राज्य के अंदर ही कितनी बड़ी आर्थिक खाई मौजूद है। तो अब सवाल उठता है कि अगर क्षेत्रों में इतना बड़ा अंतर है तो वो कौन से जिले हैं जो इस ग्रोथ के इंजन बने हुए हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जिला स्तर के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। चलिए अब उन जिलों को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के असली पावर हाउस हैं। ये वो जगहें हैं जो राज्य की तरक्की की गाड़ी को सबसे तेज खींच रही हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर जाहिर है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। ये एक बड़ा आईटी और इंडस्ट्रियल हब है। इसके ठीक पीछे है राजधानी लखनऊ, फिर गाजियाबाद, ऐतिहासिक शहर आगरा और इंडस्ट्रियल सेंटर कानपुर नगर। ये 5 जिले मिलकर मानो राज्य की पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये तो हो गए टॉप के खिलाड़ी। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। बात करते हैं उन जिलों की जहां आर्थिक हकीकत बिल्कुल अलग है, जो इस दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। और अब देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर। श्रावस्ती, चित्रकूट, संत कबीर नगर, ये वो जिले हैं जो इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं। मतलब एक तरफ गौतम बुद्ध नगर और दूसरी तरफ श्रावस्ती। इन दोनों के बीच की जो आर्थिक खाई है ना, वो इतनी ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब एक ही राज्य का हिस्सा है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक नक्शा एक जैसा नहीं है। इसमें एक तरफ समृद्धि के टापू हैं तो दूसरी तरफ संघर्ष कर रहे इलाके। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, अभी तक तो हम कुल दौलत की बात कर रहे थे, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रति व्यक्ति आय को देखना। मतलब अगर राज्य की कुल इनकम को हर एक इंसान में बराबर बांटा जाए तो किसके हिस्से में कितना आएगा? इससे एक ज्यादा जमीनी हकीकत सामने आएगी। यहां भी गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद टॉप पर बने हुए हैं। लेकिन देखिए, इस लिस्ट में 2 नए नाम भी आए हैं, हमीरपुर और सोनभद्र। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन जिलों में आबादी भले ही कम हो, लेकिन वहां शायद प्राकृतिक संसाधनों या कुछ खास इंडस्ट्रीज की वजह से प्रति व्यक्ति कमाई काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे कौन है? प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, बलिया और बहराइच। ये आंकड़े असल में ये दिखाते हैं कि इन जिलों में रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक अवसर कितने कम हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी का निचोड़ है कि उत्तर प्रदेश में असल में एक नहीं बल्कि कई छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं। एक तरफ नोएडा और लखनऊ जैसा मॉडर्न चमकता हुआ भारत है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे इलाके भी हैं जो विकास की इस दौड़ में बहुत बहुत पीछे छूट गए हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतने बटे हुए आर्थिक नक्शे के साथ उत्तर प्रदेश के लिए आगे का रास्ता क्या है?
इस खाई को कैसे भरा जा सकता है ताकि विकास का फायदा हर एक कोने तक, हर एक इंसान तक पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।